स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल रिजुविनेटिंग यूथ पर। और एक बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसे शायद आप सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो शायद आपको पता लग पाएगा कि क्लाइमेट चेंज के पीछे असली स्टोरी क्या है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप बिल्कुल भी बेखबर हैं। तो कोरोना इस समय बिल्कुल इंडिया में अपने पीक पर है और हमें मिलके रहना है, साथ में काम करना है, लेकिन हाँ, इस क्लाइमेट चेंज को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना है। तो इस समय जब आप अपने घरों में हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस पर्सपेक्टिव को समझ पाएं। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम। देखिए, क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। बहुत से लोग जानते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता रहता है। क्लाइमेट एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। बादल आ रहे हैं 2 दिन से, 3 दिन से हम देख रहे हैं कि धूप बहुत तेज हो रही है, धूप बहुत हल्की हो रही है। तो ये सब कहाँ आएगा? क्लाइमेट के अंदर। जबकि जो वेदर है वो क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है और एक लंबे समय के लिए होता है। मान लीजिए हम ये कहें कि साउथ में इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है या जो सदर्न पार्ट है, वहाँ पे बारिश अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बारिश अच्छी वहाँ पे होती है। अगर हम कहें नॉर्थ ईस्ट में बारिश अच्छी होती है तो हाँ, बिल्कुल अच्छी होती है। और अगर हम कहें कि अफ्रीका में धूप बहुत ज़्यादा होती है तो बिल्कुल वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रीजन टू रीजन वेरी करता है और एक लंबे समय के लिए है। तो वेदर और क्लाइमेट में अंतर ध्यान रखिएगा। वेदर का एरिया बड़ा होगा, प्लस जो समय होगा वो बहुत बड़ा होगा। वेदर 1-2 दिन में या हफ्तों में बदलने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज क्या है तो हम सब जानते हैं। क्लाइमेट कैसे पुराने समय से आज के 2021 के समय में या आगे के सालों में कैसे बदलेगा, वही होगा क्लाइमेट चेंज। तो हम इसे कह सकते हैं कि चेंज इन ग्लोबल और रीजनल पैटर्न्स। और ये हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, क्योंकि जब से इंसानों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप की, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, मशीन लगाई, उन्हीं के प्रदूषण से चीज़ें बदलने लग गई है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हम देखेंगे क्या ये पूरी तरीके से सच है या नहीं। उसके पहले मैं आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर से रूबरू कराऊंगा। द प्रिंट का है, बिल्कुल अभी का है। आप देख सकते हैं, 8 killed 384 rescued आफ्टर ग्लेशियर बर्स्ट इन उत्तराखंड। फिर से हुआ है ये 23 अप्रैल, इसी साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। इट वॉज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। तो BRO जो है, बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कैंप, उनके कैंप बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए, उसमें लोगों की मरने की खबर आई। और उसके जस्ट पहले, अगर आपको याद हो, फरवरी में BBC का न्यूज़ का आर्टिकल है, उत्तराखंड का जब एक डैम जो था वो टूट गया था, इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग खत्म हो गए थे। तो ये बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज कर रहा है इसे। तो देखेंगे क्या सच में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है क्या? तो हमें पता कैसे लगा? क्या हमसे किसी ने कह दिया क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना चीजें हो क्या रही हैं। पहला तो ग्लेशियल टेम्परेचर राइज। जो ग्लेशियर्स हैं उनके टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। बढ़ने का मतलब है 20 से 25 होने का क्या मतलब होता है? गर्मी बढ़ गई। और अगर 20 से 10 हो जाता है तो हम सब जानते हैं कि ठंडक हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ठीक है, बढ़े, क्या दिक्कत है? ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो गलेगा, फ्लडिंग होगी, और अगर ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो जो 1% टोटल वाटर बॉडी में जो 1% प्योर वाटर ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। श्रिंकिंग आइस शीट्स। देखिए, जो बर्फ होती है वो एक चादर के समान, शीट के समान, पतली पतली शीट के रूप में, एक शीट के ऊपर एक शीट के ऊपर एक, वो ऐसे वहां पर एक्यूमुलेटेड होती हैं। तो ये जो शीट है, इनमें क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही हैं। पहली तो ये जो शीट है ये पतली हो रही हैं, दे आर बिकमिंग थिनर एंड थिनर। तो पतली होने की वजह से क्या हो रहा है? पतली होंगी, पहले ये मोटी होती थी थोड़ी सी, आप मान सकते हैं। अब ये जो मोटाई थी इनकी, ये खत्म हो गई, द थिकनेस हैज गॉन। तो अब सिंपल सी बात है, थिकनेस कम होगी तो आइस भी कम हो जाएगी। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इनके गलने से नेचुरल डिजास्टर्स सीधे सीधे होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाता हूँ। कोरोना कोरोना आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे कोरोना आएंगे अगर ऐसे ही ग्लेशियर्स पिघलते रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्लेशियर्स के अंदर ट्रैप्ड हैं। वो अभी भी ट्रैप हैं, वो अभी निकले नहीं है, बाहर नहीं आए हैं। तो
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो बाहर आएंगे और ऐसे कितने कोरोनाज पता नहीं होंगे, मैं भी शायद ये बात नहीं जानता। और आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, इसमें रिसर्च पेपर्स भी है, मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ही लर्नेड लोगों ने ही बताया है। वार्मिंग ओशियंस गर्म हो रहे हैं, सी वाटर गर्म हो रहे हैं, तो गर्म होने से क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी, मर जाएंगे, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फॉनल भी बर्बाद हो जाएगा, ग्लेशियल रिट्रीट होगा, ओशियन एसिडिफिकेशन होगा। तो ओशन एसिडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नेट इन्वायरमेंटल साइंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखते हैं कैसे ओशियन एसिडिफाई हो रहे हैं और इनसे दिक्कत क्या है। देखिए ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। और यकीन मानिए ये देखने में जितना छोटा है 1 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत बड़ा है एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही बड़ा है 1 डिग्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने CO2 की वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई हैं 160 से लेके 480 480 तक, और ये हम आपको साल दिखा रहे हैं। तो आज करंट लेवल हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 1950 का। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है। आज करीब करीब 500 के करीब CO2 लेवल्स हैं। मैं ppm में बात कर रहा हूँ, CO2 लेवल्स 500 के करीब करीब पहुंच चुके हैं, और ये बहुत ही ज्यादा है, और ये पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आप देखेंगे अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ये र्यूटर्स से हमने लिया है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ फर्म है इंटरनेशनल। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत से देशों के साथ एक ग्लोबल समिट की, 40 देशों के ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, भारत के भी श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। ये देखिए जो बाइडेन बैठे हैं, ये हैं जापान के हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये कनाडा के हैं, और ये यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर चांसलर बैठे हैं। तो इसमें भी इसी सब के लिए बात हो रही थी। ये अर्थ डे पे हुआ था 23 अप्रैल को, ये 22 अप्रैल को हुआ था, सॉरी। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, शायद कुछ बहुत ही खराब चल रहा है अंदर ही अंदर, और हमारे सामने नहीं आ रहा है। श्रिंकिंग आइस शीट श्रिंक होती जा रही हैं, और श्रिंक होने से दिक्कत क्या है कि ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड नेशन कहा जाता है दुनिया का, और अंटार्कटिका बहुत ही फेमस है, वहाँ पर आइस शीट कम होती जा रही है। तो वहाँ पे जो पोलर बेयर हैं, या वहाँ पे और भी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या जो भी एक्वेटिक सिस्टम है, वो डिग्रेड हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर छुपे हुए हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं, और फिर वो बहुत सारे कोरोना की तरह बहुत सारे डिजीजेस कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एसिडिफिकेशन में 30% की बढ़ोतरी हुई है। ओशन एसिडिफिकेशन कैसे होता है, जो CO2 ऊपर एटमॉस्फेयर में है वो ओशियंस ले लेते हैं, और जब ये CO2 ओशन में आती है, क्योंकि देखिए आप समझिए जो गैस हैं वो पानी में सॉल्युबल होती हैं, जो गैस हैं वो पानी में सॉल्युबल होती हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं, कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छा है। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं उसमें आपने देखा होगा सोडा, CO2, क्या CO2 मिला होता है? बिल्कुल सही, हम कहते हैं उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्यों कार्बोनेटेड? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में, उस सॉल्यूशन में मिला होता है। ऐसे ही CO2 भी पानी में मिल जाता है। अब ये मिल जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, ये एक एसिडिक गैस है। इस गैस का नेचर कैसा है? एसिडिक। तो जब ये पानी में मिलता है तो एसिडिक वाली अपनी हरकतों को दिखाता है। एसिडिक वाली हरकतें क्या होती हैं? जो एसिडिक लोग होते हैं वो H+ आयंस को छोड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, छोड़ दे। इसको छोड़ने से क्या दिक्कत है, जो भी ओशियन या सी वाटर का pH था वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब H+ ज्यादा हो जाएंगे, H+ ज्यादा हो जाएंगे तो pH कम हो जाएगा, pH डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और डिक्रीज होते ही क्या होगा, जो मछलियां होंगी, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्लांट होंगे, उन सब में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो CO2 का मिलना एक नेचुरल प्रोसेस है, पहले भी मिलता था, अब ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंसानी हरकतों की वजह से या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा बना रहे हैं, तो वो ज्यादा मिल रहा है। और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये देख सकते हैं सी वाटर कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक। और स्लाइटली बेसिक यानी कि आप समझिए
14 से लेकर 0 तक वैल्यू होती है, 7 होता है न्यूट्रल। 7 से 14 के बीच की वैल्यूज को हम बेसिक कहते हैं। तो यहाँ पे पीएच बड़ा है 7 से, यानी पीएच 7 से ज्यादा होता है। लेकिन जब ये CO2 मिलने लग जाता है तो CO2 महाराज के मिलने की वजह से क्या होगा, पीएच कम होने लग जाएगा और ये एसिडिक बना देगा। दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक रेट्स को बिगाड़ देता है, डिप्रेस कर देता है, होने नहीं कर देता। जैसे आप समझिए आपका पेट खराब होता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, सिंपल है ऐसे ही। इम्यून रिस्पॉन्स को भी चेंज कर देता है, उनकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कोरोना में इम्यूनिटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। कोरल ब्लीचिंग कर देता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम हो रही है इस समय, अंडमान में भी देखी जा रही है। जो शेल्स हैं शेल फिश की और अदर एक्वेटिक एनिमल लाइफ की, जिनमें की कैल्शियम कार्बोनेट जो शेल होता है ऊपर का, आपने शंख शंख जो हो है वो आपने जरूर नदियों के किनारे देखा होगा। तो अब वो शंख नहीं मिल रहे हैं, और जो शंख मिल रहे हैं वो बहुत ही कमजोर मिल रहे हैं। आई एम श्योर आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट 2.0। अगर आपने रोबोट 2.0 तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे वो बताता है कि अब जो बर्ड्स हैं उनके जो अंडे हैं, उनका जो ऊपर की कोटिंग है या खोल है वो बहुत ही वीक हो रहा है। तो वीक होने से क्या होता है, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, वो ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो बर्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं यंग वंस हैं उनकी डेथ हो रही है। सेम हो रहा है एक्वेटिक लाइफ में भी, उनके अंडे कमजोर हो रहे हैं, उनके शेल्स कमजोर हो रहे हैं और वो मर जा रहे हैं। तो नई मछलियां, नए बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर तो देखिए हो ही रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन एक ये डिजास्टर आप देखिए जिसपे बहुत ही कम लोगों की जानकारी है। आपको पता है एवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो ज्यादा एवेपोरेशन होने से क्या हो रहा है, स्टॉर्म्स बहुत ही पावरफुल बन रहे हैं। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन इतने ज्यादा खतरनाक क्यों आ रहे हैं, आपने नाम सुना होगा कैटरीना। तो ये जो सब इतने सारे खतरनाक आजकल आप सुन रहे होंगे पिछले 2-3 साल से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। और ये भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। ओशियंस वार्म हो रहे हैं, आप देख सकते हैं टेम्परेचर में इतना इतना चेंज आ रहा है। पहले ओशियंस का जो टेम्परेचर था वो इतना होता था -17.56 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ही ठंडा था। लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब तो ओशियन बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। अब मैं बात करूंगा उस चीज पे जो बहुत ही कम लोग बात करते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज डिनायर्स। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यार क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये तो सिर्फ चाल है कुछ लोगों की। तो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझिए क्या ये चाल है या सच में ऐसा हो रहा है। वो तर्क क्या देते हैं, मैं उनके तर्कों को बता रहा हूं, मैं उनको भी पूरा मौका दे रहा हूं, और मैं आपसे कहूंगा कि आप समझिए क्या हो रहा है। वो कहते हैं देखिए भाई, 1931 में पॉपुलेशन कितनी थी, 3.7 मिलियन। ठीक है, आज पॉपुलेशन कितनी है, इससे बहुत 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 ज्यादा। ये बता रहे हैं कि 3.7 मिलियन लोग उस समय नेचुरल डिजास्टर में मरते थे, कब, 1931 में। आज पॉपुलेशन इससे बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग कितने मर रहे हैं, 2018 में एक डेटा देखिए सिर्फ 11,000, जबकि पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 4 गुना। तो वो कह रहे हैं भाई अब तो लोग कम मर रहे हैं ना। आपको वो पहला जो देंगे वो फैक्ट ये देंगे कि भाई पहले पॉपुलेशन कम थी, लोग ज्यादा मरते थे, आज ज्यादा है लोग कम मरते हैं। आप कहेंगे यार बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, स्ट्रॉन्ग लॉबी। हर साल ऑयल और गैस की कंपनियां करीब करीब $200 मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करती हैं अपने अपने बजट के हिसाब से। किस लिए, ताकि वो कंट्रोल कर सकें, डिले कर सकें और ब्लॉक कर सके क्लाइमेट पॉलिसीज को। यानी कि अगर कोई सरकार हिम्मत करके सोचती हुई कि नहीं ठीक है अब हम फॉसिल फ्यूल्स या जो थर्मल पावर प्लांट है उनको बंद कर देंगे, तो वो चाहकर भी नहीं कर पाती, क्योंकि हो सकता है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फंड देती हों, कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये कहें कि ठीक है आप ये फैसला ले लीजिए, हम सारा इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी इकोनॉमी की। तो सरकारें भी डर के मारे ये सब नहीं कर पाती, क्योंकि लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप ये डेटा देख लीजिए, ऑयल फर्म्स का ये डेटा है, ऑयल फर्म्स कितना स्पेंड करती हैं। ये देखिए सबसे बड़ी कंपनी है BP, और ये स्पेंड करती है 53 मिलियन। अगली एक कंपनी है ये 49 मिलियन करती है, एक्सॉन मोबिल बहुत ही बड़ी कंपनी है, रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है रशिया की। शेवरॉन भी एक बहुत बड़ी कंपनी है यूरोप की। ये टोटल है BP जो है, और ये जो कंपनियां हैं ये सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और ये जो सब सब कंपनियां हैं इनका जो डेटा है
ये मैंने कहाँ से कलेक्ट किया, ये मैंने कलेक्ट किया है फोर्ब्स एंड स्टैटिस्टा। फोर्ब्स की मैगजीन है एक, आपने सुना होगा, ये फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर भी देते हैं, तो ये वही वाली है। और ये जो आप डेटा है आप देख सकते हैं 50 मिलियन के करीब करीब ये सब खर्च कर रहे हो। 50 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। उसके बाद ये क्या बोलते, कहते हैं अरे ये तो पार्ट ऑफ नेचर है भाई, ये तो नेचुरल साइकिल है। बिल्कुल सही, नेचुरल साइकिल है, लेकिन अब चीजें ज्यादा हो गई हैं। क्लाइमेट मॉडल्स ये बनाते हैं और क्या करते हैं, उनके डेटास को मैनिपुलेट कर देते हैं और कहते हैं कि अरे यार जो, और अगर कुछ क्लाइमेट मॉडल्स हिम्मत करके सही दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दीज आर अनरिलायबल, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गलत हो सकती है। और ये कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे भारत में भी जितने भी बड़े बड़े कमीशन बैठे, उन्होंने डेटा दिया, उन्होंने जो डेटा दिया सरकार कभी भी उन्हें पूरा का पूरा नहीं मानती। सरकार भी ये कहती है अरे कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, हम इन्हें नहीं, और कभी कभी पैसा दे के क्या किया जाता है, सेट कर लिया जाता है। आप मेरा एक वीडियो देखेगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे, उस पर भी मैंने इस बात को उजागर किया है कि पैसे दे के बहुत कुछ बदला जा रहा है। देखिए हम सिर्फ यूजीसी नेट की बात नहीं कर सकते, हमें आज के यूथ को ये भी बताना है कि कैसे हम अपनी आवाज को उठाएं और क्या मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। क्लाइमेट के लिए एक्टिविस्ट भी बनना बहुत जरूरी है। वो ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा होगा, बहुत खर्चीला होगा यार, अगर आप थर्मल पावर प्लांट बंद कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, पूरी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 1% चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज को सुधारने के लिए। समझ रहे हैं आप? फॉसिल फ्यूल को कम कर देना। क्यों थर्मल पावर प्लांट आज भी भारत में चल रहे हैं? भारत का क्यों 40% बिजली उत्पादन थर्मल पावर प्लांट जो कि कोयले से होता है उस पे होता है, क्योंकि कोयला बहुत आपको पता है पॉल्यूशन करता है। ह्यूमैनिटेरियन भी ये बताते हैं, ये कहते हैं कि भाई देखो अगर गर्मियां बड़ी होंगी तो बहुत से गर्मियों के जो उत्पादन है वो बड़े हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल सेंसलेस बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मॉस्को में, रशिया में, इस समय रशिया जबकि एक ठंडा इलाका कहा जाता था, आज इतनी ज्यादा दिक्कत है वहां पे, इतनी ज्यादा हीट वेव की प्रॉब्लम है। यूरोप में भी, मॉस्को में, आप मॉस्को जो कि कैपिटल है रशिया की, वहां पर 2010 में एक हीट वेव आई थी, बहुत से लोगों की जान चली गई थी। आप यूरोप में देखिए, हीट वेव एक नई प्रॉब्लम है, जबकि यूरोप एक ठंडा इलाका कहा जाता था। तो और सोचिए जो गर्म इलाके हैं उनका क्या हाल होगा भविष्य में। तो बहुत ही बदतर स्थिति है क्लाइमेट चेंज को। जो लोग नहीं मानते हैं, डिनायर्स, मैं कहूंगा उन्हें इस बात को समझना चाहिए। और आप भी अपने स्तर पर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, छोटे लेवल पर लोगों को समझा सकते हैं। कोई भी चीज अगर एक्टिवेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यूएसए क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल क्लाइमेट समिट करा रहा है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है, जो एमिशन है, वो यही भाई साहब करते हैं। यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के सारे देश मिलकर एक यूनियन बनाए हैं जिसका नाम है यूरोपियन, और फिर है चाइना भाई साहब। और यही सब लोग इल्जाम किस पे लगाते हैं? भारत पर। तो यही पॉलिटिक्स है, इन सब की पॉलिटिक्स की वजह से, गंदी पॉलिटिक्स की वजह से कुछ अच्छा हो भी, ये सबमिट जरूर करते हैं, ये बातें जरूर बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। सिवियर क्लाइमेट चेंज आ सकता है, लोग कह रहे हैं मास माइग्रेशन होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगी मास। आप समझिए 1/6 आबादी उड़ जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा अगर ऐसे ही चलती रही गाड़ी। इधर देखिए 15 से 20 फीट पानी का लेवल बढ़ने वाला है भाई साहब। आप 15 से 20 फीट अगर आप नहीं जानते तो आप हाइट कैलकुलेट करिए। आप हाइट तो बताते हैं ना, 5 फीट 2 इंच। आप एक एवरेज हाइट इंडिया में कितनी है? 5'8" लड़कों की, 5'7"। आप 15 और 20 फीट का अंदाजा लगा सकते हैं, इतना पानी बढ़ जाएगा। आप सोच के देखिए, इतना पानी बढ़ जाएगा तो भैया आप डूब नहीं, डूब के मर जाओगे, लाश भी नहीं मिलेगी। समझ सकते हैं आप क्या होने वाला है भविष्य में। इन मैडम को आप जरूर जानते होंगे, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, बहुत ही कम उम्र में इसने बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत अच्छा काम करती है। आप इसे फॉलो करिए और कुछ सीखिए। तो इनकी किताब है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हो गई थी तो इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया था भारत में। तो आप देख सकते हैं इस किताब में ये क्या बता रही हैं। ये बताती हैं कि हमारे पास सिर्फ 12 साल है ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए। तो ग्रेटा थनबर्ग जैसे बहुत से एक्टिविस्ट अब भारत में भी हो रहे हैं, लेकिन आप सब जो भी इन्वायरमेंटल साइंस के लोग हैं, आप सब भी एक एक्टिविस्ट हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लास्ट में द गार्जियन एक बहुत ही अच्छी फर्म है, उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्ल्ड हैज 6 months टू एवर्ट क्लाइमेट क्राइसिस सेज एनर्जी एक्सपर्ट। ये तो सिर्फ 6 महीने का ही
2020 की देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, ये तो बता रहे सिर्फ 6 महीने हमारे पास। फिर लॉकडाउन लग गया, क्योंकि लॉकडाउन जब लग गया था ये तभी कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन लगा है, इस समय आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, बाकी आप अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं क्लाइमेट के लिए करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।